तो दोस्तों हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है 19वीं सेंचुरी का वक्त। और कहानी एक ऐसे राज्य की है जहाँ के जमींदार लोग वहाँ की महिलाओं को अच्छी तरह से पूरे कपड़े पहनने की इजाजत तक नहीं देते थे। यहाँ तक कि उस राज्य की महिलाओं से ब्रेस्ट टैक्स तक वसूला जाता था और ये रूल जो लोअर कास्ट के लोगों के लिए बनाया गया था, अगर उनमें से कोई फॉलो ना करता तो उन्हें बहुत ही बेरहमी के साथ मारा पीटा जाता। लेकिन फिर उन्हें एक वक्त के बाद एक बहुत ही वीर योद्धा मिलता है जो इन सब चीजों से उन्हें छुटकारा दिलाएगा। तो चलिए अब हम आपको कहानी शुरू से बताते हैं, जहां पर हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े जमींदार को, जहां पर कुछ अंग्रेज भी बैठकर खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि ये जमींदार अंग्रेजों के सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मदद करता था। और उनमें से एक ऑफिसर को उसके महल की एक दासी पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो फौरन उस दासी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। और इधर दूसरा ऑफिसर अपने एंटरटेनमेंट के लिए वहां पर मौजूद एक व्यक्ति को मारने वाला था। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है निचली कास्ट का एक व्यक्ति उस जमींदार से मिलने के लिए उसके घर के दरवाजे पर बैठा था। और इधर अंग्रेज जब उस व्यक्ति को मारने लगता है तो उसे देखकर ये रहा नहीं जाता और वो छोटी कास्ट का आदमी उस अंग्रेज पर हाथ उतार देता है। और उस अंग्रेज को मारने के बाद वो लड़का वहां से भाग निकलता है। अब इस घटना को कुछ वक्त गुजर जाते हैं, जिसके बाद हमें राजमहल को दिखाया जाता है, जहां पर राजा एक खास बात बताता है। एक सभा लगाकर वो कहता है कि उसके कुल वाली मूर्ति के पास से बहुत सारे कीमती जवाहरात चोरी हो गए हैं और इसे एक डाकू ने लूट लिया है। लेकिन राजा का कोई भी सिपाही उस चोर को अभी तक पकड़ नहीं पाया है। इसलिए राजा भी एक वीर योद्धा को अपने दरबार में न्योता देते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है जाकुआ नाम के एक आदमी की, जो एक अच्छे खासे बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छा योद्धा भी है। लेकिन गलती इसकी बस इतनी है कि ये एक निचली कास्ट से आता है। इसको गेट पर ही रुका लिया जाता है, लेकिन जब सबको ये पता चलता है कि राजा ने इसे खुद बुलाया है तो उसे जाने दिया जाता है। अब यहाँ पर राजा चकवर को वो काम दे देते हैं कि जाए वो उस चोर का पता लगाए और सामान चोरी हुआ वापस लेकर आए। लेकिन यह बात इस दरबार के अच्छे खासे पोजीशन वाले लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो एक नीची जाति का व्यक्ति था। और यहाँ पर बात यह भी थी कि अगर वो उस डाकू को ढूंढ भी लिया तो उन सोने और जवाहरात को हाथ कैसे लगाएगा, क्योंकि वो एक नीची जात का है, जिसके चलते वो सोने जवाहरात अपवित्र हो जाएंगे। जिसके चलते चकवर यहाँ पर राजा को ना बोलकर जाने लगता है। जाते वक्त चकवर का सामना एक सिपाही से होता है जिसका नाम क्रूर होता है, क्योंकि उसका पिता एक दिन चकवर के हाथों मारा गया था। और यहीं पर हमें बहुत सारे जमींदारों को दिखाया जाता था जो निचली कास्ट के जातियों के लोगों के साथ बहुत क्रूरता से बिहेव कर रहे थे। वहां की महिलाओं को टांग दिया गया था क्योंकि उन्होंने पूरे कपड़े पहन लिए थे और कम कपड़ों में उनको देखकर उनसे ब्रेस्ट टैक्स तक वसूले जा रहे थे। तब इनमें से एक रंगीली नाम की लड़की पूरे गांव वाली महिलाओं के साथ मिलकर उस जमींदार के खिलाफ आवाज उठाती है। तभी वहां का चीफ कमांडो अपने सिपाहियों के साथ नंगली को रोकता है और उसके कपड़े को खुद उतार देता है। तभी यहाँ पर चकवर अपने सिपाहियों के साथ आकर उस दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को बहुत मारता है, जिसके चलते नंबे और चकवर के बीच दुश्मनी शुरू हो जाती है। आज हम देखते हैं कुलदेव की मंदिर में एक बहुत अच्छा खासा डांस होने वाला था, लेकिन यह नृत्य सिर्फ ऊंची जात के लोगों के लिए ही था। लेकिन चकवर के बाबा को भी वो देखने का मन कर रहा था और वो दूर से जाकर ही डांस देखेगा, ऐसा बोल देते हैं। अब यहाँ पर चकवर अपने दादा की ऐसी जिद देखकर जाने देता है, लेकिन फिर भी कुछ जमींदार पेरूमल को वहां पर छुपकर डांस देखते हुए देख लेते हैं और आकर उसे बेइज्जत करने लगते हैं। अब ऐसी खबर पाकर चकवर खुद वहां पर अपने दादा के पास आ जाता है। वो बोलता है कि मंदिर भले ही हाई कास्ट लोगों की है, लेकिन जमीन तो हमारी है। जिसके बाद अब डांस खत्म होने के बाद वो फिर से जाकर बहुत सारे पैसे देता है ताकि उसके दादा स्पेशल डांस देख सकें। ये सब कुछ देखकर उन जमींदारों की और भी फट जाती है। इधर हम देखते हैं राजा के कुछ सिपाही उस डाकू को पकड़ने के लिए जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं, लेकिन वो डाकू इन्हें उल्टा ही उनके पेड़ में लटका कर भाग जाते हैं। अब इधर हम देखते हैं चकवर को हाई कास्ट के मंदिर में घुसने की सजा के तौर पर उसे कालकोठरी में डाल दिया जाता है और यहाँ पर ये लोग चकवर को जहर पिलाकर मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन यह बात सिपाही क्रूक को पता चल जाती है और पता नहीं क्यों वो ये बात चकवर को जाकर बता देता है। अब चकवर के गिरफ्तार होने की खबर उस राज्य की रानी को पहुंच जाती है, जो फौरन चकवर को रिहा करने का आदेश देती है, जिसके चलते चकवर को छोड़ भी दिया जाता है। जिसके बाद रानी खुद आकर चकवर से मिलती और उससे बोलती कि तुम उस डाकू से सारे सोने खुद वापस लाकर मुझे दो, क्योंकि राजा की हालत इस बात को लेकर काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। वो सारे मंदिर के गहने थे, इसके चलते चकवर मान भी जाता है। अब इधर हम देखते हैं वो डाकू अंग्रेजों से मिलकर उन गहनों को बेचने की बात कर रहे थे, लेकिन तब तक चकवर को यहाँ पर खुफिया तरीके से पता चलता और वो यहाँ पर पहुंच जाता है। जिसके बाद यहाँ पर चकवर और चुन्नी के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन लास्ट में डाकू को चुन्नी पकड़ा जाता है और उसे गिरफ्तार करके चकवर राज दरबार में वापस आता है और यहाँ पर वो सारा गहना राजा को वापस करता है। गहना पाकर राजा इतना खुश होता है कि चकवर को अपना कमांडो चीफ बना देता है, जो कि राजा के बिजनेस का एक्सपोर्ट का काम संभालेगा। और इधर हम देखते हैं डाकू को चुन्नी को जेल में डाल दिया जाता है और ये सब कुछ देखकर जमींदार और राजा के सिपा सालार को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। इधर हम देखते हैं जमींदार मिलकर फिर से कुछ महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे थे और यहाँ पर जिन लड़कियों ने गहने भी पहने थे उनके कान और नाक काट दिए गए। अब ये बात नंगली चकवर के पहुंचते ही उसे बताती है। अब ये सुनने के बाद चकवर को इतना गुस्सा आता है कि वहां पर मौजूद सारी महिलाओं से बोलता है, तुम सब पूरे कपड़े पहनकर अच्छे से सज धज कर पूरे सोने गहने पहनकर कुल देवता की मंदिर में चलकर नृत्य करो।
और ये खबर सुनते ही राजा का सिपह सालार और यहाँ के जमींदार वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों दलों के बीच जोरदार फाइट शुरू होती है। लेकिन इस फाइट में जमींदार और राजा का सिपह सालार मिलकर गांव के बहुत सारे लोगों के साथ साथ चकवर के दादा को भी मार देते हैं, जिसके बाद अब की बार चकवर भी राजा का सिपह सालार काम्बी को चपका देता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद चकवर को राजा के समक्ष लाया जाता है, लेकिन चकवर कहता है कि उसने गद्दार को मारा है, क्योंकि कुछ उन्नी नाम्बी को इन्फॉर्मेशन देता था और उसे जेल से भगाने में उसकी मदद करने वाला था। काफी लोग गवाही भी देते हैं इस बात के लिए, तब जाकर राजा चकवर को छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं चकवर राजा के एक्सपोर्ट वाले काम के लिए नाव से बहुत सारे लोगों के साथ विदेश जा रहा होता है, लेकिन राजा के कुछ सिपाहियों ने उनके नारियल पानी में जहर मिला दिए थे, जिसको पीकर सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद जमींदार और सिपाही लोग मिलकर इनकी टीम पर हमला कर देते हैं, लेकिन चकवर इस दौरान बेहोशी से जगता है और सबको बुरी मौत मारता है। और यहाँ पर वो कुरुमल और जमींदार को दोनों को मार देता है। लेकिन यहाँ पर चकवर भी अपनी जान दे बैठता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा जख्मी था। लेकिन चकवर सबको मारने के बाद ही मरता है। और यहाँ पर अब सारे लोअर कास्ट के लोग अपने इस लीडर को खो चुके थे, जिसके बाद से जमींदारों के अत्याचार फिर से इन महिलाओं पर शुरू हो गए थे। नंगली को पूरा कपड़ा पहनने के जुर्म में उसे लटका कर मारा जाता है। तभी उसे बताया जाता है कि अगर तुम जीना चाहती हो तो अपने कपड़े उतार दो, नहीं तो तुम्हारे बाप को मार दिया जाएगा, जिसके चलते नंगली को ऐसा करना पड़ जाता है। और यहाँ पर नंगली अपने ब्रेस्ट को काट कर सुसाइड कर लेती है। ये देखने के बाद सारे निचली जात के लोग काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और इतना सारा गुस्सा लेकर जमींदार के लोगों के ऊपर टूट पड़ते उसे जान से टिपका देते हैं, जिसके बाद पूरे गांव वाले मिलकर जमींदार से लेकर उनके बच्चे बूढ़े सबको जला देते हैं। उनके घर और महलों को जला दिया जाता है। और ये खबर जब राजा तक पहुंचती है तब वो पूरे गांव वालों को पूरे कपड़े पहनने की अनुमति देता है और ब्रेस्ट टैक्स भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।